वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल गाइस। वेलकम एंड आप सभी का फिल द फॉर्म के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो क्लासेस हैं सी टेट, के वी एस, एन वी एस, टी जी टी, पी जी टी, पी आर टी 2022 एग्जामिनेशंस, इसकी जो क्लासेस जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। और आप सभी को पता ही होगा 15 अगस्त से हमने स्टार्ट कर ली है। तो आज हमारा क्लास नंबर 4 है और बिल्कुल जनरल क्लास ही होने वाली है। सभी जो मटेरियल्स है उसको इंक्लूड करके, सभी सिलेबस है उनको इंक्लूड करके हम क्लासेस करने वाले हैं। और जो हमारा फिलअप फॉर्म का वेबसाइट है और व्हाट्सएप नंबर है और जो इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी है, तो आप हमसे कनेक्ट रह सकते हो। और सभी को पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, हमारे जगत के पालनहारता हैं, उनका आज जन्माष्टमी का जो महोत्सव है उस पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, फिल द फॉर्म की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्टूडेंट पहले एक बार ज्वाइन हो जाए फटाफट से। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं वो एक बार लाइव में जो कमेंट है वो कर लो, अपनी अटेंडेंस क्लियर कर दो, वीडियो को लाइक कर लो। सभी स्टूडेंट फटाफट से आ जाओ भाई, हमारा टाइम हो गया है। कौन कौन ज्वाइन हो चुका है जल्दी से मैसेज करके बता दो कि हाँ मैम हम ज्वाइन हो चुके हैं। फटाफट से आ जाओ बच्चों, तब तक मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देती हूँ तो बाकी स्टूडेंट भी आ जाए। आ जाओ फटाफट से बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, उसके पहले जल्दी से ज्वाइन हो जाओ बच्चों फटाफट से। सताक्षी तिवारी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वैसे तो हम संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग की बजाय नमः संस्कृता ऐसा शुभ संध्या, शुभ ऐसा कुछ लिखे तो अच्छा होगा। चलो हम चलते आगे। ये हमारी पीजीटी टीजीटी का जो टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है उनको आप पहले तो ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे ग्रुप्स के लिंक्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगे। फिर ये हमारा फिल फॉर्म का जॉब अपडेट का भी ग्रुप्स बना हुआ है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लो। तो कुछ भी जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगी। और ये हमारा फिल फॉर्म का एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल जो प्ले स्टोर है उस पर डाउनलोड करने के लिए आसानी से मिल जाएगा। और इसमें आपको फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ एंड आपको यहाँ पे ओल्डेस्ट पेपर, जो हमारे ओल्ड पेपर होते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग पहले उस पर डाउनलोड कर दीजिए। और ये पीजीटी टीजीटी का जो क्लासेस का टाइमिंग है वो हम आपको बता दें, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि 8
8 PM से हमारी क्लासेस स्टार्ट AM से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपको 8 से रात को 10 बजे तक आपको क्लासेस करनी है। कब तक? आपको सुबह 8 से रात को 10 बजे तक। तो यहाँ पे देखते हैं हम हमारी जो इंक्लूड जो क्लासेस है, हमारा जो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 8 AM को जो क्लासेस है वो करंट जीके की है, फिर SST जिसका सेकंड सब्जेक्ट है वो कर सकता है। फिर ये 10 AM को जीके इंडिया की क्लास है, आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन करा करो। फिर ये रीजनिंग जो सभी एग्ज़ाम्स में आता ही है। फिर जनरल इंग्लिश और संस्कृत जो एक ही टाइम पर दोनों अलग अलग क्लासेस होती है, जिसको इंग्लिश है वो इंग्लिश में जा सकता है, जिसको संस्कृत है वो संस्कृत में आ सकता है। फिर है CDP, फिर है जनरल मैथ भी सभी एग्ज़ाम्स में आता है, तो आप करना ज़रूरी है, तो वो आप कर सकते हो। फिर होम साइंस जिसको सेकंड पेपर होम साइंस है, जनरल साइंस जिसका जो है वो जनरल साइंस में जा सकता है। फिर कंप्यूटर में आपको बेसिक और डीप दोनों प्रकार से कंप्यूटर की जो ज्ञान है वो दी जाएगी, तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो 7 PM उसका टाइम है। फिर NVS जो है नवोदय विश्वविद्यालय का जो एग्ज़ाम निकलता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसकी क्लासेस फर्स्ट पेपर के लिए यहाँ पे उसका टाइमिंग है 8 PM। फिर है जनरल हिंदी। फिर ठीक है, उसके बाद ये जो बैचेस थी वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी थी, फिर भी हमारी जो क्लास नहीं हुई थी कुछ इश्यू की वजह से, तो हमने 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो आप सभी को ज्वाइन करना है। इसमें थोड़े और क्लासेस भी ज्वाइन हुए हैं, एनवायरमेंटल की ज्वाइन हुई है, ऐसे जो क्लासेस है जो आप कर सकते हो। फिर ये सीटेट बैच का जो टाइमिंग है, सीटेट बैच जो सीटेट की एग्ज़ाम कंडक्ट होती है उसके लिए, तो उसमें भी सेकंड पेपर जो हमारे सभी जो सर मैम हैं वो लेते ही, हमारा जो टीम है वो जो भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी सिलेबस को इंक्लूड करके जो क्लासेस बनाते हैं वो आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हमारा संस्कृत भी सब्जेक्ट है, तो आप ये जो क्लास है उसके रिलेटेड भी होती है। तो देखते हैं कमेंट्स किसकी आई है, कौन कौन ज्वाइन हो चुका है। अंकिता मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून अंकिता जी, वेलकम टू फिल द फॉर्म। उसके बाद जो रीट बैच है वो भी 15 अगस्त से स्टार्ट हो गया है हमारा। उसमें जो SST है, मैथ है, और उसमें ये राजस्थान का जीके न्यू बैच स्टार्ट हुई है। जो राजस्थान के हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो रेगुलर क्लास है वो भी है। उसके बाद में जो मेन है, जो नेट JRF का क्रैश कोर्स है हमारा, जो हमने लॉन्च कर लिया है, आप सभी को बैनर वैनर सभी मिल गए होंगे। अगर आपने ग्रुप्स को ज्वाइन किया होगा तो आपको सभी प्रकार से जो बैनर्स हैं हमारे वो आपको मिल चुके होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा नेट JRF का क्रैश कोर्स है उसमें आपको लाइव क्लास, नोट्स, PDF, फिर मॉक टेस्ट, फिर PYQ, फिर पेपर्स, फिर आपको क्लास के डाउट्स, सभी तरह की जो हेल्प है वो आपको 24/7 सपोर्ट इसमें मिलेगा। और आपको ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो और हमसे कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास की थी वो क्या थी, जल्दी से एक बार रिमाइंड करा दो कि हमने जो कल क्लास की थी वो कौन सी थी, किस बेस पर थी, कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से बता दो ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी पता चले कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो आप में से ही मैं देखना चाहूँगी कि किसको याद है कि हमने कल क्या पढ़ा था। फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, मैं देख रही हूँ आपके कॉमेंट्स।
चलो बच्चों रिप्लाई करो फटाफट से, हमने कल क्या पढ़ा था। तो आज हम आगे चले कि आज क्या पढ़ते हैं। ये सब क्यों है और क्या किसके लिए है, तो आपके ही लिए है। और ये इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा था क्लास में। ऐसे ही हमारी जो नई बैच है, नए स्टूडेंट होगी, ओल्ड भी है पर नए भी होगी, तो उनको भी पता चले कि ना यार फिलर फॉर्म पर ऐसा कुछ होता है। फिलर फॉर्म पर एक एक बच्चों को अच्छे से जो है उसको अटेंड करके उसके आंसर जो है, उनका जो फीडबैक है वो सबको ध्यान में रखते हुए क्लासेस होते हैं। ये जो फिलर फॉर्म का प्लेटफॉर्म है वो आप सभी का ही है, इसलिए हम हमारे ही करवाए। ऐसे तो काफ़ी यूट्यूब पर जो चैनल्स है वहाँ पे क्लासेस होती ही है, पर वहाँ पे क्या कि आए पढ़े और चले गए, पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। आपको यहाँ पे इंक्लूड होना ही होगा। आपका जो फीडबैक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबत है यहाँ पे, तो आप जो बोलोगे वही यहाँ पे होगा। यस, साक्षी तिवारी जी ने मैसेज किया है कि बुक एंड बुक के राइटर, राइटर, यस यस राइटर, ऑथर भी बोल सकते हैं आप, बुक्स और बुक्स के ऑथर। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो जान ले कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो बुक्स और बुक्स के ऑथर, तो प्राचीन काल की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी और उसके जो लेखक थे उसके बारे में हम कल देख चुके हैं। और आज जो है लेट्स स्टार्ट, हम आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर लो सभी स्टूडेंट, अपनी अटेंडेंस जो है वो क्लियर कर लो, फटाफट से राइट करके आ जाओ और हम सेंड करो। लक्ष्मी कुमारी जी, यस आप आज ज्वाइन हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर आना डियर, ठीक है। हमारी जो क्लास है वो 1 PM को होती ही है रेगुलर बेस पर, संडे को ही छुट्टी होगी, बाकी सब दिन हम इसी टाइम पर ज्वाइन होंगे, ठीक है। चलो जल्दी से सब लाइक करके आ जाओ, कितने लाइक हुए बता दो फटाफट से, हम आगे चले। चलो हम चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा। संस्कृत के जो कवि है और उनकी रचनाएं, उनके जो जैसे कि कालिदास हो गए, तो कालिदास की कितनी रचनाएं हैं वो सब हो गया एक लिस्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा। आज हमने कल देखा था बुक्स और बुक्स के ऑथर, पर आज हम क्या करेंगे, कवि और कवि की जितनी रचनाएं हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप राइट डाउन भी कर सकते हो और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर राइट डाउन करना है तो आप मैसेज कर दीजिए ना कि मैम 2 मिनट रुको, हम लिख लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले बता दो फटाफट से क्या हुआ। ओके जी मैम, यस यस। चलो हम चलते हैं, आज 1 to 30 तक करेंगे, फिर हम कल 30 to 60 करेंगे। 60 जो कवि है, 60 जो कवि है उनकी रचनाएं के बारे में हम 2 दिन में क्लास कवर करने वाले हैं। आज 1 से 30 तक करेंगे और कल हम 30 से 60 तक करेंगे, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं, पहले जो हमारे कवि है महाकवि कालिदास। कौन है? महाकवि कालिदास। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, रघुवंशम हो गई, फिर मेघदूतम हो गई, फिर विक्रमोर्वशीयम हो गई, फिर कुमावसंभवम हो गई, फिर ऋतुसंहार हो गई। ये सब जो रचनाएं हैं वो कालिदास की है। तो फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, ये सब साथ में प्रोवाइड यही ही होगा, तो प्लीज लेकर बी सीरियस होकर आप लिख लो, ठीक है।
चलो देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या होता है। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो वर्णन किया गया है जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें, फिर उसमें विवाह, विरह, प्रत्याख्यान और फिर पुनः मिलन, ऐसी जो कथा है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? तो 7 अंक है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 7 अंक है, यानी 7 अंक है। फिर 7 अंक में क्या क्या है? तो पहले अंक में है भ्रमर का वृतांत। भ्रमर जो शकुंतला के जो होस्ट है उस पर बैठा था, ऐसा जो हुआ था वो सब उसमें वर्णन है। फिर दूसरा जो है शकुंतला सौंदर्य वर्णन, जो शकुंतला का सौंदर्य है उसका वर्णन बताया गया है। जो तीसरा जो अंक है उसमें क्या है? दुष्यंत शकुंतला का जो विरह वर्णन है वो उसकी बात तीसरे अंक में की है। फिर जो चतुर्थ अंक है शकुंतला का शकुंतला की जो विदाई थी वो उसमें उसको वर्णन किया हुआ है चतुर्थ अंक में। और फिर जो पंचम अंक है उसमें दुष्यंत जो शार्दूलगव का विवाद है। फिर छठे अंक में राजा का शोक वर्णन है, जब शकुंतला चली जाती है उसकी वजह से राजा शोकग्रस्त हो जाते हैं, तो उनका वर्णन षष्ठम अंक में होता है। और फिर सप्तम अंक में पुत्र जो सर्वदमन का दर्शन होता है और शकुंतला और दुष्यंत का पुनः मिलन होता है। ठीक है, तो ऐसे 7 अंकों का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टेड ग्रंथ है, महाकवि कालिदास की रचना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है, जो शकुंतला की जो विदाई होती है, तो विदाई में ऐसा माना जाता है कि चौथे अंक में चतुर्थ श्लोक जो बहुत ही जग प्रसिद्ध है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप आगे पढ़ के आए ही हैं, पर फिर भी हम आपको यहाँ पे रिमाइंड करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है रघुवंशम। तो रघुवंशम में क्या है? रघुकुल का इतिहास है, रघुकुल का वर्णन है। तो इसमें जो सर्ग है वो कितने हैं? 19 सर्गों का यह अंक है रघुवंशम। ठीक है, इसमें सर्ग है। समझ में आया? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, फिर रघुवंशम में 19 सर्ग है। उसमें राजाओं का जो वर्णन है, रघुकुल में जो जितने भी राजाओं हुए उनका वर्णन है। रघुवंश में जो प्रथम राजा थे वो कौन थे? दिलीप थे। तो दिलीप के पुत्र रघु थे, रघु के पुत्र अज थे, अज के पुत्र दशरथ थे, दशरथ के पुत्र राम, राम के पुत्र लव और कुश का, ये सारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो है वो सभी इसमें वंशावली का जो है वो रघुवंशम में आता है संपूर्ण। तो वो रघुवंशम का भी बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद है मेघदूतम। तो मेघदूत जो है वो यक्ष की कथा है, जिनमें कुबेर की जो अलकापुरी से निष्कासित किया था वो कथा उसमें है। फिर मेघदूतम में 2 खंड है। कितने? 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, ऐसे 2 मेघदूतम के अंक है, 2 खंड। अच्छा, तो 2 खंड है उसमें। तो फिर उसके बाद है विक्रमोर्वशीय, जो विक्रमो उर्वशीयम का जो संवाद है, तो वो सब है। पहले तो बता दो कि आपको समझ में आ रहा है कि मेघदूत तक आपको समझ में आया कि क्या उसमें स्टोरी थी? सताक्षी जी क्या कहना चाह रही है? 31 क्या हुआ है? क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? मेघदूतम में जो 115 पद्य है और हाल में जो 111 तक रह गए हैं और बाकी के जो 4 है शेष वो प्रक्षेप जान पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है विक्रमोर्वशीयम, उसमें 5 अंक है। कितने? 5 अंक है विक्रमोर्वश में,
जिसमें पुरुरवा उर्वशी का जो संवाद है, प्रेम विवाह वर्णन इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है कुमार संभवम, तो कुमार संभवम जो है उसमें 17 सर्ग है। कितने हैं? 17 सर्ग है। उसके बाद जो 17 सर्ग, 31 राजाओं, यस, जो रघुवंशम है उसमें 31 राजाओं का वर्णन है, उसकी जो वंशावली है वो सब बताया। पर यहाँ पे जो रघुवंश में बताए गए हैं, जो मेन से राजा का नाम बताया गया है, वही मैंने आपको बताया कि जो राजा दिलीप थे उनके पुत्र रघु थे, रघु के पुत्र अज, दशरथ, ऐसे जो वंशावली थी यही मैंने आपको बताई थी जो हमारे रघुवंशम में आती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप सभी को? कुमार संभव में क्या है, तो कार्तिकेय का जो जन्म है, जो जन्म संबंधी जो महाकाव्य है वो है। उसके बाद उसमें 5 महाकाव्यों जो है उसमें से एक महाकाव्य भी माना जाता है कुमार संभव को। फिर उसमें कितने 17 सर्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऋतु संहार। ऋतु संहार में क्या है, कालिदास की जो प्रथम रचना जो माना जाता है तो वो ये है प्रथम रचना। कालिदास की जो प्रथम रचना है वो किसे कहलाता है? ऋतु संहार को। ठीक है, ऋतु संहार जो है वो कालिदास की प्रथम रचना है। ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि जो ऋतु संहार है वो कालिदास की प्रथम रचना है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना होगा। उसके बाद जो ऋतु संहार है वो 6 सर्गों में विभक्त है। कितने? 6 सर्गों में विभक्त है। ये स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि इसमें हमने सर्ग और अध्याय जो है उसके साथ अंक के साथ हमने निरूपण किया हुआ है। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। ऋतु संहार में ग्रीष्म ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक के जितने भी 6 ऋतुएं हैं उनका वर्णन ऋतु संहार में किया हुआ है। और महाकवि कालिदास जो है वो प्रकृति प्रेमी भी थे। प्रकृति जो उनका निरूपण था वो भी बहुत अच्छा था, इसकी वजह से उनका जो ऋतु संहार है वो भी प्रसिद्ध काफी है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो हम आगे चले, एक बार थंब कर लो, हम आगे चले। चले हम आगे। ओके शताक्षी जी, थैंक यू। उसके बाद है दूसरा जो भरत मुनि की रचना है वो क्या है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के प्रणेता किसे कहते हैं? भरत मुनि जी को कहते हैं। ये याद रखना होगा सभी को। और उसमें जो प्रकरण है, नाट्यशास्त्र में जो प्रकरण है वो 36 है। कितने हैं? 36। ये आपको याद रखना होगा। जो नाटकीय रचना के आधार पर है नाट्यशास्त्र। उसके बाद जो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त रचना है, चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त की रचना। कौटिल्य के यहाँ पे 3 नाम बताए हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। उसकी रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र है। कौन सी है? अर्थशास्त्र। उसमें कितने अधिकरण हैं? तो 12 अधिकरण हैं अर्थशास्त्र में। कितने? 12 अधिकरण हो गए। ये याद रखना होगा, यहाँ पे 12 अधिकरण हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य और उनका जो सेनापति थे चाणक्य कौटिल्य, वो उनका जो संवाद है, और उसमें जो राजाओं का वर्णन है, राजाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रजा को राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसमें दंड, प्रजा का कर वसूल करने के लिए, और कुछ भी तरीके से जो अपराध किया है उसका जो दंड क्या होना चाहिए। फिर दंड व्यवस्था जो हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ये सभी इसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है, जिसमें नीति शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कौटिल्य जी ने बताया है। फिर उसमें जो वन्य जीवन है, सांस्कृतिक जो है, वो सभी यहाँ पे अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने बताया हुआ है। उसके बाद है भास की जो रचना, भास की रचना है स्वप्न वासवदत्तम। ठीक है, स्वप्न वासवदत्तम जो है वो 6 अंकों का है। कितने? 6 अंक हो गए। छह अंकों का भास रचित स्वप्न वासव दत्ता है। तो स्वप्न वासव दत्ता में उदयन और जो वासव दत्ता है उनकी जो कहानी है उनका वर्णन यहाँ पे करा हुआ है। तो आपको ये स्वप्न वासव दत्तम भी आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही है, फिर भी हम एक बार रिमाइंड करा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद है शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में क्या है? मृच्छकटिकम उसका अर्थ क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। आप सभी ने पढ़ा ही है, अभी तक आप पढ़ के ही आए हो, तो मृच्छकटिकम का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मृच्छकटिका कटिकम का अर्थ क्या होता है। मिट्टी की गाड़ी, शताक्षी जी, वेरी गुड। बाकी सब नहीं है क्या क्लास में? ओनली शताक्षी जी का ही मैसेज क्यों आ रहा है? आप सभी क्यों नहीं कर रहे हो? आपको पता नहीं है कि आप करना नहीं चाह रहे हो? जो मृक्ष कटिकम है वो 10 अंकों का है, 10 अंकों का। तो ये भी आपको याद रखना होगा, बेसिक सा क्वेश्चन होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि मृक्ष कटिकम है उसमें कितने अंक है, पेन नहीं है तो इसके लिए हम अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, सॉरी फॉर दिस। बट ये सब इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आपके लिए कर रही हूँ। मृच्छकटिकम का अर्थ होगा मिट्टी का खिलौना और मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है और उसमें जो मिट्टी की जो खिलौना था यानी मिट्टी की जो गाड़ी थी उसका वर्णन शूद्रक जी ने मृच्छकटिकम में किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण। ये तो सभी को ही पता होना चाहिए, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी को ये तो पता ही होता है कि जो रामायण है उनके जो रचना है वो वाल्मीकि जी ने ही की है। ठीक है, तो रामायण में कितने अध्याय होते हैं, पहले तो ये कितने कांड होते हैं ये बताओ पहले तो मुझे।
रामायण में कितने कांड होते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आंसर दे दो सभी स्टूडेंट्स। आपके मैसेज का मैं वेट कर रही हूँ, तो थोड़ा जल्दी करो ताकि हम हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू करें। रामायण में 7 कांड है। कितने? 7। कौन कौन से? तो पहला जो कांड है वो क्या है? बाल कांड है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड है। तीसरा कांड है अरण्य कांड है। चौथा कांड है किष्किंधा कांड है। पांचवा कांड है युद्ध कांड है। छठा जो कांड है छठा जो पांचवा जो है वो सुंदर कांड है। छठा जो है वो युद्ध है। और फिर सातवां जो लास्ट है वो क्या है? उत्तर कांड है। ठीक है, उसको क्रम वाइज आपको याद रखना होगा। यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप पीएचडी के एंट्रेंस में चले गए या फिर ऐसे बेसिक से जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं कि जो रामायण जो है, वाल्मीकि की जो रचना है रामायण, उसमें जो पांचवा कांड है वो कौन सा है? तो आप सभी को बताया होगा नीचे कि युद्ध कांड है, सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, बाल कांड है। कौन सा है जो पांचवा कांड है? यहाँ से लाइन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक बार लिख लो। ऐसा ही मैं कहना चाहूंगी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो। पहला जो कांड है वो बाल कांड है। दूसरा जो कांड है वो अयोध्या कांड है। तीसरा है अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा। पांचवा है सुंदर कांड। और छठा है युद्ध कांड। और फिर सातवां है उत्तर कांड। फटाफट से मैसेज कर लो बच्चों। ठीक है, हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है? माघ की रचना शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो है उसमें 22 शिशुपाल वध है, उसमें 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग का ये जो शिशुपाल वध है, जो माघ की रचना है शिशुपाल वध। और सभी को उसकी स्टोरी पता ही होगा कि जो शिशुपाल वध है वो कृष्ण के जो सुदर्शन था उससे उसका वध हुआ था। शिशुपाल ऐसे तो कृष्ण का बुआ का ही बेटा था, पर वो क्या था कि उसको पता था कि उसकी जो 100 गलतियां है उसके बाद ही कृष्ण उसको मार सकता है, ऐसा उनको पता था। फिर वो उनकी जो गलतियां है वो गिने बगैर कृष्ण का जो अपमान था वो करते ही जा रहे थे। बाद में ऐसा हुआ कि उनको ज्ञात ही नहीं हुआ कि ये लास्ट मेरी गलती है 100 वाली। फिर भी उन्होंने किया और जो वो गलती की और उसकी वजह से उनका जो वध हो गया है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। सताक्षी जी, या पहला जो बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा जो है अरण्य कांड है, चौथा जो है किष्किंधा कांड है और छठवा युद्ध कांड है। हाँ, बीच में आपका पांचवा जो है वो सुंदर कांड था और जो लास्ट है सातवां वो उत्तर कांड है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जो है शिशुपाल की स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद है कीर्तार्जुनियम, जो 12वीं की रचना है। किन की रचना है? 12वीं की। उसमें 18 सर्ग है। कितने? 18 सर्ग का ये कीर्तार्जुनियम है। तो कीर्तार्जुनियम में किरत वेशधारी जो अर्जुन और शिव उसकी जो चर्चा की है, वर्णन उसमें है कीर्तार्जुनियम में। फिर जो 12वीं की जो रचना है कीर्तार्जुनियम, वो एक बृहत्तरी जो नाटक है। बृहत्तरी कौन कौन से नाटक है? बृहत्तरी यानी बहुत बड़े जो 3 नाटक है, वो कौन कौन से? बता दो फटाफट से, हमने अभी आपको पढ़ाई है, फिर आपको बताना है।
बृहत्त्रयी में 3 नाटक है, कीर्तार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है और नैषधीय चरित है। ये बृहत्त्रयी हो गई। और लघुत्रयी कौन कौन से हैं? लघुत्रयी में भी 3 है कि जो हो गया कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूत, ये 3 लघुत्रयी है। और ये जो कीर्तार्जुनीयम है वो लघुत्रयी में आते हैं, बृहत्त्रयी में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कि जो निम्नलिखित में से जो नाटक है वो कौन सा लघुत्रयी में होता है। तो लघुत्रयी में आपको याद रखना होगा कि कुमार संभव, रघुवंशम और जो मेघदूत है वो लघुत्रयी में है। उसके बाद जो बृहत्त्रयी है उसमें कीर्तार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है और नैषधीय चरित है। ऐसे 3 जो नाटक है वो बृहत्त्रयी में है। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? तो एक बार थंब कर लो, आप क्लियर हो ऐसा थंब कर लो। उसके बाद है राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य मीमांसा है और कपूर मंजरी है। काव्य मीमांसा में कितने अधिकरण हैं? यहाँ पे 19 अधिकरण है। कितने? यहाँ पे अधिकरण की बात की है, 19 अधिकरण। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो पेन नहीं है। अधिकरण, ठीक है, आपको ऐसा ही थोड़ा एडजस्ट करना होगा। उसके बाद राजशेखर की जो दूसरी रचना है वो कपूर मंजरी है। ठीक है, कपूर मंजरी। उसके बाद विशाख दत्त की रचनाएं देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है, जिसमें मुद्रा राक्षस में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और विशाख दत्त, ये सब का जो पात्र है उनका निरूपण किया हुआ है। उसके बाद है देवी चंद्रगुप्त, जो ये भी विशाख दत्त की ही रचना है, देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद है अश्वघोष रचना। अश्वघोष की जो रचना है वो बुद्ध चरितम है और सौदारानंद है। कौन सी है? अश्वघोष रचनाएं बुद्ध चरित और सौंदरानंद है। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो फटाफट से, तो हम आगे चले। काफ़ी टाइम हो गया है, हमें और भी 30 तक जाना है, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। अब बुद्ध चरित में यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कितने सर्ग है? तो 28 सर्ग है इसमें। ठीक है, क्लियर है? एक बार थंब कर लो, हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। उसके बाद है 12 नंबर पे जयदेव रचनाएं। जयदेव की रचनाएं हैं तो गीत गोविंदम और रति मंजरी, ये सब जयदेव की रचनाएं हैं। किन की रचना है? जयदेव की रचना है। फिर है भट्टोजी दीक्षित की रचनाएं, तो सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी आप उसे बोल सकते हो और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भी आप बोल सकते हो। तो भट्टोजी दीक्षित है, उनकी रचनाएं 2 है, जयदेव की रचनाएं 2 है। तो जयदेव की कौन कौन सी है? तो गीत गोविंदम और रति मंजरी, ये है जयदेव की रचनाएं। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि एग्जाम में कि गीत गोविंदम जो है वो किसकी रचना है?
तो नीचे दिया होगा कि जयदेव दिया होगा, भट्टोजी दीक्षित दिया होगा, फिर ऐसे काफ़ी जो ऑथर्स हैं उनका नाम दिया होगा। तो आपको याद रखना होगा कि जयदेव की रचना है गीत गोविंद, रति मंजरी है वो जयदेव की रचना है, ठीक है। उसके बाद है भट्टोजी दीक्षित, तो भट्टोजी दीक्षित की भी दो रचनाएं हैं, सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या फिर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। ये दो सिद्धांत है, सिद्धांत कौमुदी है वो भट्टोजी दीक्षित की है। उसके बाद है वरदराज की रचनाएं। वरदराज की रचनाएं कौन कौन सी है वो हम पढ़ते हैं, उसके पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, क्लियर हो तो हम आगे चलते हैं। वरदराज की रचना, वरदराज जो है उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो सार सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है और मध्य सिद्धांत कौमुदी। ये तीन जो सिद्धांत कौमुदी है वो वरदराज की रचनाएं है। आपको याद रखना होगा ये सिद्धांत कौमुदी और ये सिद्धांत कौमुदी मिक्सअप ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो कि यहाँ पे जो भट्टोजी दीक्षित की रचना है वो सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, और जो वरदराज की रचनाएं है वो सार सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी है। ये जो तीन है वो वरदराज की रचना है, ठीक है। उसके बाद है बाणभट्ट, बाणभट्ट का कादम्बरी और हर्षचरित, ये जो है वो बाणभट्ट का है, ठीक है। ये हमने कल भी बताया था। फिर आज ये कवियों के रूप में आया है तो हमें उनका इनकार भी नहीं करना चाहिए, तो हम लेकर आए हैं। तो बाणभट्ट की रचनाएं क्या क्या है तो याद रखना होगा, कादम्बरी और हर्षचरित। ठीक है, क्लियर हो सभी, तो हम आगे चले। उसके बाद है हर्षवर्धन की रचनाएं, तो रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है। ये किन की रचनाएं हैं, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं वो रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है। उसके बाद है भट्टी की रचनाएं, तो भट्टी की रचना में भट्टी काव्य ही है। फिर भवभूति, भवभूति में मालती माधव है, महावीर चरित है और उत्तरामचरित है। ये जो भवभूति की रचना है ये उत्तरामचरित, महावीर चरित और मालती माधव, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि भवभूति की निम्नलिखित में से भवभूति की रचनाएं कौन सी है। तो आपको यहाँ पे दिया होगा कि रत्नावली, नागानंद, महावीर चरित और भट्टी काव्य, तो कौन सी जो रचना है वो भवभूति की है, तो महावीर चरित है वो भवभूति का है, मालती माधव है वो भी भवभूति का है और उत्तरामचरितम है वो भी भवभूति का है। ठीक है, क्लियर हो सभी स्टूडेंट्स, एक बार थंब कर लो, आगे हम चलते हैं। सताक्षी जी के अलावा किसी का थंब भी नहीं आता, पता नहीं क्यों। चलो हम आगे चलते हैं। तो भर्तृहरि आए, भर्तृहरि, तो भर्तृहरि का क्या क्या आया, शतक आया। शतक के जो रचिता है वो भर्तृहरि है। तो नीति शतक हो गया, श्रृंगार शतक हो गया, वैराग्य शतक हो गया, वो किन की रचनाएं हैं, भर्तृहरि। भर्तृहरि की आपको स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि भर्तृहरि एक राजा थे, उन्होंने सब छोड़ के फिर वो ये सब किया, उन्होंने रचनाएं की, उनको ज्ञान बहुत हुआ, ये सब बाद में हुआ।
तो उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, जो भर्तृहरि थे उनको वैराग्य हुआ था तो वैराग्य शतक की भी उन्होंने रचना की है। नीति शतक की है, श्रृंगार शतक की है और वैराग्य शतक की है। ये हमारा इतिहास है। आप सब अब बेसिक से संस्कृत के स्टूडेंट्स हो तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि हमारा जो बेसिक सा जो है वो कहाँ से है, ये भर्तृहरि कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट में पानी पी लेती हूँ, कॉन्स्टेंटली बोल रही हूँ ना तो। उसके बाद है बट्टी की रचना। तो बट्टी की रचना क्या है? बट्टी काव्यम। उसके बाद है पाणिनि की रचना। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक है, अष्टाध्यायी उनकी रचना है, ये तो सभी को पता ही होगा। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि की थी। फिर कात्यायन। कात्यायन वार्तिककार है। कौन है? वार्तिककार की रचना की थी, वार्तिककार। ठीक है, फिर कल्हण है। तो कल्हण की रचना कौन सी है? तो राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है कि कल्हण की जो रचना है वो राजतरंगिणी है। फिर है दंडी की रचना, दश कुमार चरितम। फिर है पतंजलि, तो महाभाष्य के रचयिता पतंजलि है। फिर है विठल रचना, तो प्रसादम। विठल की रचना जो है वो प्रसादम है, याद रखना होगा। उसमें तो जो मेन है वो पतंजलि और दंडी ही है। विठल तो इतने खास नहीं पूछे जाते, फिर भी यहाँ पे जब लेकर आई हूँ तो आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ज्ञानेंद्र सरस्वती की रचनाएं। ज्ञानेंद्र सरस्वती की रचनाएं तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी है वो ज्ञानेंद्र सरस्वती की रचना है। हरि दीक्षित रचना तो शब्द रत्न है। फिर कौन भट्ट रचना तो वैराग्यकरण भूषण सार है। फिर शेष नारायण रचना तो सुक्ति रचना, सुक्ति रत्नाकर है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिक सा है। तो हमारा जो ये जो एक वीक जो क्लास हो रही है बिल्कुल बेसिक से हो रही है। बिल्कुल आपको, अगर आप ऐसे ही आ गए हैं संस्कृत में, फिर भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप ये तो आपको पढ़ाई है कि आपको ये ज्ञात है, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। तो हम बिल्कुल बेसिक से हम आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप पहले से ही फर्स्ट डे से आप प्रिपेयर करोगे तो आपको एग्जाम में क्रैक करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? एक बार कमेंट करो कि जी मैम समझ में आया। जल्दी से बच्चों फटाफट से बता दो। यस मैम आ गया। यस ओके सताक्षी जी, आपको आ गया, वेरी गुड। और कौन कौन है जल्दी से अपना नाम भी बताओ। आप नाम भी बताओ, हमसे कनेक्ट रहोगे तभी हम आपको जान पाएंगे, आप हमें जान पाओगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, बाकी जो है हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वो हम लास्ट में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हो। मदन गौतम, यस वेलकम मदन जी, वेलकम। अनीता मौर्य, गुड आफ्टरनून मैम, गुड नून, गुड नून।
ओके, समझ में आया होगा आप सभी को, आई होप। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी क्या होने वाली है, जो आज का ही टॉपिक्स है कि संस्कृत के जो कवि है और उनकी रचनाएं हमने आज 1 से 30 तक पढ़ा, और कल हम 30 से 60 तक पढ़ेंगे। जो कवि और भी है हमारे संस्कृत जगत में, काफ़ी कवि हैं, तो उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपको ये रचनाएं वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, आपको कहीं और जाने की नीड नहीं रहेगी। और ये सब मटेरियल्स जो है वो आप पहले दिन से अपना खुद का नोट्स कर बनाओगे तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको कहीं भी और भी एग्ज़ाम देना है, कोई एंट्रेंस देना है, कोई और एग्ज़ाम्स है, कोई भी उसके रिलेटेड ये सारा मटेरियल है, तो अगर आप अपना खुद का नोट्स बना दो तो बेटर होगा। क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग डे है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम ने हमें पहले नहीं बताया था कि नोट्स बनाने हैं ऐसे वैसे। अगर आप खुद के नोट बनाओगे और खुद के वाइज अपनी वाइज जो प्रिपरेशन करोगे तो आप पक्का करने वाले हो, ठीक है। तो 30 से 60 तक हम जो कल करने वाले हैं क्लासेस में, तो प्लीज़ आप सभी आइएगा। और आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर कुछ डाउट्स हो तो मैं रुक रही हूँ आपको, आपके लिए 5 मिनट तक, तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। आपको आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो। किसी का कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो। ये ओपन प्लेटफॉर्म है आपका, फिलअप फॉर्म का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए पूरा पूरा ओपन है। आपको कोई भी प्रकार का जो डाउट है, किसी भी प्रकार की जो टेंशन है, किसी के रिलेटेड कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, वो आप यहाँ पे हमें बता सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन पक्का करेंगे। मोटिवेशनल लीजा, लीजा गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। शायद लीजा जी हमारे ओल्ड स्टूडेंट है। हमने जब फर्स्ट यूजीसी का बैच किया था तब भी आप आए थे शायद, मुझे आपका नाम याद है। किसी का कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। चलो, आई होप सभी को सब क्लियर होगा। फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है। फिर ये हमारा जो टाइमिंग है वो हमने आपको बताई है, तो उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा संस्कृत का है, फिर जीके का है, फिर जो जीके इंडिया का है, रीजनिंग का है और मैथ का है। और एनवीएस का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये भी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मदन गौतम जी का मैसेज आया है कि मैम जी सुपर टेट यूपी कब तक हो सकता है। अगर हम बताएं आपको सुपर टेट यूपी का, तो अभी फॉर्म कंडक्ट नहीं हुए हैं, फॉर्म आने में देर लगेगी, टाइम लगेगा। तो अब अभी तो आप, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है। वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू लीजा जी, थैंक यू, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। वेल, थैंक यू जो भी हमारे जो क्लास में आए हैं सभी को थैंक यू। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारा जो टेलीग्राम का जो है फिर वो सभी हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।